हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का एक टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। इसमें हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हमको पढ़ना है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, यानी कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और उनको सेल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आपको दवा बनानी है, दवा मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, उसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैन्युफैक्चर क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग विद पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम जो किसी चीज़ को बनाने के लिए हो, या उसका जो इफ़ेक्ट है उसको अल्टर करना, या तो फिर ऑर्नामेंट करना यानी उसको और अच्छा बना देना। ऑर्नामेंट का असल मकसद होता है डिकोर करना, डेकोरेशन करना, ठीक। तो ऑर्नामेंटिंग यानी और उसको अच्छा बनाना, या किसी चीज़ को पैक करना या लेबलिंग करना सेल करने के पर्पस से। समझ में आ रही बात? सेल करने के पर्पस से ये सारे काम अगर कोई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ड्रग के बारे में, तो अगर ड्रग से रिलेटिंग ये सारे काम कोई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बोलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग तो ये इतना पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इफ़ दीज प्रोसेस आर डन फॉर ड्रग्स दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ठीक। अब हम लोग एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, यानी वो क्या दवाएं, वो कौन सी दवाएं हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और जिनको आप सेल नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड हैं, मना की गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अंदर उनको मना किया गया है मैन्युफैक्चर करने से और सेल करने से। तो कौन सी हैं? तो वो ये है। सबसे पहला क्या है? एनी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कोई भी ऐसी दवा जो नॉन स्टैंडर्ड है, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर बहुत सारी दवाएं क्या हैं बताई गई हैं कि अगर कोई भी इन दवाओं को बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या है? वही स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा जो फार्माकोपिया के अंदर लिखा गया है। कि मान लीजिए कोई सिरप बनाना चाहता है खांसी की, तो उसके अंदर कोडीन कितना डालेगा और जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो कितना कितना डालेगा, और दवा किस स्टैंडर्ड की बन के तैयार होनी चाहिए। अगर उससे लो क्वालिटी की है तब वो क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ऐसा बनाने की इजाज़त नहीं है, ऐसी दवा सेल करने की भी इजाज़त नहीं होगी, ठीक। एक तो ये हो गया कि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तब भी आप उसको क्या है? मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे। ऐसे ही मिस ब्रांडेड, यानी दवा कोई और कंपनी बना रही है और नाम किसी और का दे रहे हैं। मान लीजिए मैं दवा बनाऊँ अपनी एक छोटी सी कंपनी के अंदर और नाम दे दूँ सिप्ला का, तो मिस ब्रांडेड हो गया। तो इस तरीके से मुझे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर करना भी मेरे लिए मना है और सेल करना भी क्या है? ऐसी दवा को प्रोहिबिटेड किया गया, मना है। ऐसे ही अडल्ट्रेटेड है, यानी दवा के अंदर मिलावट है तो भी नहीं उसको बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करना ऐसे तरीके से। ऐसे अगर स्प्यूरियस है, ख़राब है, घटिया क्वालिटी की है, चाहे वो दवा हो या चाहे वो कॉस्मेटिक का कोई आइटम हो, ठीक। दूसरी दवा एनी पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन हुज फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन लेबल और कंटेनर। ये कह रहे हैं कि किसी की अपनी खुद की कोई पेटेंट है, यानी मान लीजिए मैंने कोई नया फार्मूला निकाला, कोई नई दवा बनाई, कोई मैंने नई दवा ईजाद की, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अब वो तो फार्माकोपिया के अंदर अभी लिखी हुई नहीं है, तो वो दवा अगर मैं उसको मार्केट करना चाह रहा हूँ, उस दवा को मैं लोगों के पब्लिक के अंदर लाना चाह रहा हूँ। पेटेंट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई अपनी दवा बनाई है, उसको मैंने अपने नाम पेटेंट कर लिया कि कोई दूसरा इसको बना नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस दवा को कोई दूसरा ना बना पाए तो उसका फॉर्मूला छुपा लेते हैं, नहीं तो दूसरा भी बना लेगा। हालांकि पेटेंट है, अगर कोई दूसरा बनाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है चोरी चोरी से कर ले, दूसरे देश वाले कर लें, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने फॉर्मूले को छुपाते हैं। तो अगर किसी की पेटेंट दवा है, अगर उसको वो मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, उसको सेल करना चाह रहा है, तो कह रहे हैं उसको फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। बिना फार्मूला लिखे आप उस दवा को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ठीक। तीसरा क्या है? एनी ड्रग विच क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर और डिक्रीज द डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। वो दवाएं जो ये दावा करती हैं कि वो क्या शेड्यूल जे के अंदर बताई गई बीमारियों को ठीक कर सकती हैं या उसको कम कर सकती हैं,
तो ऐसी दवाओं को भी आप क्या है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके नाम पे लोग क्या है बहुत ज़्यादा पैसा खाली कमाने की कोशिश करेंगे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं शेड्यूल जे के अंदर उनको मेंशन किया गया है कि उनको दवाएं उस पर काम नहीं करती हैं, दवाओं से उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। अब चौथा क्या है, तो एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी अनसेफ और हार्मफुल इंग्रेडिएंट, या कोई कॉस्मेटिक ऐसा है जिसके अंदर कोई अनसेफ यानी जो सेफ नहीं है या जो हार्मफुल है यानी स्किन को डैमेज कर सकता है, किसी भी तरीके से हार्मफुल है अगर, तो उसको भी क्या है मैन्युफैक्चर करना प्रोहिबिटेड है, सेल भी नहीं कर सकते हैं। एनी कॉस्मेटिक और ड्रग विच इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ये कह रहे हैं कि कोई भी कॉस्मेटिक है या कोई दवा है जो क्या है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इन ये अलग से है, कॉन्ट्रावेंशन तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि उसके अगेंस्ट में हो, यानी मान लीजिए कोई रूल लिखा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं करना है और क्या है आप उस रूल को तोड़ के वो काम कर रहे हैं, तो वो होता है इन कॉन्ट्रावेंशन, यानी किसी एक्ट या किसी रूल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना। तो यहाँ पे हमारा एक्ट क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके अगेंस्ट जाके कोई काम अगर हम कर रहे हैं, कोई दवा हम बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसको भी क्या किया गया, मना किया गया कि आप ऐसे नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर बताई गई हैं उसका पालन करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। और क्या है 6 नंबर पे, एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस ऑफ ए लाइसेंस, और कोई भी दवा या कॉस्मेटिक विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर, जिसको कि इम्पोर्ट किया गया है यानी बाहर से मंगाया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अगेंस्ट जाके किया गया है, तो उसको भी क्या प्रोहिबिटेड है, ठीक। और इन कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए लाइसेंस, या लाइसेंस बनवाने के लिए जो कंडीशंस बताई गई हैं वो कंडीशंस फॉलो नहीं किए गए, मान लीजिए लाइसेंस नहीं बनवाया या लाइसेंस उसका एक्सपायर हो गया था, उसका रिन्यूअल नहीं कराया, तो ये सारी चीज़ें क्या है एक तरीके से रूल के अगेंस्ट जाना है, एक्ट के अगेंस्ट जाना है, तो इस तरीके से जो भी काम किया गया वो काम किया जाएगा वो सब क्या है प्रोहिबिटेड है, उस पर आदमी को पेनाल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है, हो सकता है जेल भी हो जाए, ठीक है। अब एक बहुत ही मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वो क्या है, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, यानी अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है ड्रग, उसके लिए लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। एक तो ये कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी होना चाहिए, दूसरे मैं जहाँ पे दवा बनाने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो मैं कोई एक ऐसा बंदा अपने पास रखूँ जिसके अंदर क्या है वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसने वो डिग्री ले रखी हो, तब हमको लाइसेंस इशू होगा। तो वही सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ये बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है, आसानी से आप इसको 2-3 बार पढ़ के अपने माइंड में इसको याद रख सकते हैं। इसको ये बड़ा इसलिए है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, और इसके अंदर आप शेड्यूल X भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इसमें आप कर दीजिए, इसको इतना पूरा हटा दीजिए और यहाँ से करिए द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए लाइसेंस। समझ में आ रही बात? या तो आप शेड्यूल C, शेड्यूल C1 और शेड्यूल X कर लीजिए, या तो फिर डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए लाइसेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी। ये कह रहे हैं कि आपको लाइसेंस लेना है तो आपको क्या है, जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हर स्टेट के अंदर वो होती हैं। आप उनसे जाके कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि मुझे लाइसेंस लेना है, तो फॉर्म वगैरह भरेंगे, पैसा देंगे, फीस देंगे। उसके बाद भी अभी बहुत सारी कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो क्या है आप उसमें देखते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, द लाइसेंसी। लाइसेंसी मतलब जिसके नाम से लाइसेंस इशू हो रहा है या जिसके नाम से लाइसेंस इशू हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसेंसी, ठीक। तो द लाइसेंसी शुड प्रोवाइड एडिकेट स्पेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस अपने नाम से इशू कराया है, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, बार बार हम इसका मतलब नहीं बताएंगे, ठीक।
शुड प्रोवाइड एडिकेट स्पेस, तो वहाँ पे क्या है, मुनासिब जगह होनी चाहिए, यानी स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए कि आराम से काम किया जा सके। और प्लांट भी क्या है, उसका मुनासिब होना चाहिए। और जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है दवा बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या है, ठीक ठाक होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरानी दुरानी कहीं से उठा के ला के रख दी सिर्फ दिखाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक। और क्या है, एंड लाइसेंस प्रीमिसेस, यहाँ पे एस लगा लीजिए, शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। तो जो लाइसेंस प्रीमिसेस है, यानी कंपनी है कोई, तो उसमें एक ही चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक कारखाना हो गया, बल्कि उसमें आपका मतलब कुछ खाली जगह भी होगी। ऐसे ही जहाँ पे प्लांट वगैरह वो भी होगा। ऐसे ही टेस्ट करने के लिए एक अलग सेपरेट आप जगह बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो भी आपके रहने खाने के लिए जो भी जगह है, तो ये पूरा जो है ना, ये क्या है, प्रीमिसेस है। समझ में आ रही बात, ये क्या आपका प्रीमिसेस है, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइसेंस प्रीमिसेस, जिसके लिए आपने लाइसेंस लिया है, ठीक। तो अब ये क्या है इसमें, एंड लाइसेंस प्रीमिसेस शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो कह रहे हैं कि आपका जो प्रीमिसेस है, ये जो कैंपस है, वो सारी शर्तों को पूरा कर रहा हो, यानी सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर बताया गया है। यानी जो शेड्यूल एम है उसके अंदर बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं कि एक क्या प्रीमिसेस के लिए एक प्लांट जहाँ पे है, जहाँ पे दवा बन रही है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब क्या है उसके अंदर पाया जाना चाहिए उस प्रीमिसेस के अंदर। अब ये शेड्यूल एम क्या है, इसको अभी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा नहीं है, आगे हम लोग जब शेड्यूल की स्टडी करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर वाली जो आपको पढ़ना है। तो और क्या है, सेपरेट लेबोरेटरीज एंड यूटेंसिल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कल्चर and manipulation of spore bearing pathogenic microorganism which should not be used for other purpose। ऐसे कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरीज हैं और जो यूटेंसिल हैं, लेबोरेटरीज आप जानते हैं, लेबोरेटरी जिसमें आप जाके कोई टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो भी है लेबोरेटरी है। और यूटेंसिल क्या होता है, ये समझ लिए, इस यूटेंसिल का मतलब होता है कोई बर्तन, तो वो चीज़ या वो ड्रम या वो जगह जिसके अंदर आप कोई चीज़ रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, तो यहाँ पे बात चल रही है स्पोर बियरिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये समझिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे आप क्या रिप्रोडक्शन करवाने वाले हैं। इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपको वैक्सीन बनाना है, तो एक कोरोना वायरस लेंगे, उसी को आप क्या करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में क्या पैदा करवाएंगे, फिर उन्हीं से क्या आपको वैक्सीन बनाना रहता है। तो वही मतलब है स्पोर बियरिंग, यानी जिनसे आप रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ऐसे आपके पास में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनको आप तो एक तो सेपरेट रखेंगे, और ऐसे बर्तन वगैरह उनके लिए यूज़ करेंगे जिसको आप दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। द लाइसेंसी शुड प्रोवाइड एडिकेट अरेंजमेंट फॉर टेस्टिंग एंड स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग इन द लाइसेंस्ड प्रीमिसेस। ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंसी है उसको क्या करना है, तो उसको प्रोवाइड करना है एडिकेट अरेंजमेंट, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है उसको प्रोवाइड करना है। किस काम के लिए, यानी जो भी मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, किस काम के लिए, फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेंथ, यानी दवा को अगर टेस्ट करना है, मान लीजिए ड्रग इंस्पेक्टर आया आपके प्रीमिसेस के अंदर और दवा को चेक करना चाह रहा है, तो आप वो अपना सारा औजार लेके थोड़ी आएगा। तो आपको जितने भी दवा बनाने वाली कंपनी होती हैं उनको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि कोई भी कभी भी आके चेक कर सकता है। तो दवा को क्या टेस्ट करने के लिए कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितनी mg की है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है लाइसेंस प्रीमिसेस के अंदर रखना है। यानी आपका जो कैंपस है जहाँ दवा बन रहा है उसी के अंदर एक छोटा सा अपना डिपार्टमेंट बनाते हैं उसके लिए टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखने की ज़रूरत है आपको टेस्टिंग के लिए। एंड द टेस्टिंग यूनिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे आपका जो ये टेस्टिंग यूनिट है वो अलग होना चाहिए। मान लीजिए एक पूरा कैंपस है, तो यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आपका ये जो टेस्टिंग वाला है इसी में नहीं कि इसी में बना दें, नहीं, उसको थोड़ा सा अलग बनाना आपको, ठीक। उसको आपको क्या करना है, टेस्टिंग यूनिट यानी टेस्ट करने वाला जो कमरा है, जो रूम है, वो अलग होना चाहिए। विद एन इंडिपेंडेंट हेड who should possess a degree in medicine or science or pharmaceutical chemistry and should have experience in testing of drug considered
एडिकेट बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और ये जो टेस्टिंग यूनिट है उसके अंदर एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा हेड होना चाहिए, एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास क्या हो, डिग्री हो, यानी उसने क्या है ग्रेजुएशन कर रखा हो, जिसके पास क्या हो एक डिग्री हो, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, किसमें मेडिसिन में उसने ग्रेजुएशन किया हो या साइंस में किया हो, ठीक, या तो क्या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसने ग्रेजुएशन किया हो। एंड शुड हैव एक्सपीरियंस, और उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो कि वो ड्रग की टेस्टिंग कर सकता हो। अब कितना एक्सपीरियंस है, चाहे वो अब 1 साल हो 2 साल हो, जितने पे जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है जिसको वो मान लेती है कि मान लीजिए कोई बंदा ऐसा होता है जो 5 महीने में किसी चीज़ को एक्वायर कर लेता है, बहुत अच्छे से सीख लेता है, कोई बंदा ऐसा होता है जो 5 साल में नहीं सीख सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है वो उसके लिए जितना मुनासिब समझती है, अगर उसके लिए 5 महीने में राज़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसके लिए क्या है वो आदमी मुनासिब हो, उसके लिए वहाँ पे वो रह सकता है, ठीक। और क्या है, द ड्रग शुड बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ, वन ऑफ होम शुड बी आइदर। अब ये कह रहे हैं कि जो दवा मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो नहीं कि सिर्फ लेबर ही लोग मिलके उसको बना रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, या पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या कह रहे हैं कि जो भी दवा बन रही है तो वो सुपरविज़न में होना चाहिए, किसके, टेक्निकल स्टाफ के, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंडर में होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनमें से एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैन्युफैक्चर करने के लिए, दवा मैन्युफैक्चर करने के लिए या दवा किसके सुपरविज़न में मैन्युफैक्चर की जा सकती है, ये कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है जिसके अंडर में क्या दवा मैन्युफैक्चर की जा सकती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो एक क्या है, ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 18 मंथ इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो कोई आदमी है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी शख्स है जिसने क्या ग्रेजुएट कर रखा है, किसमें, फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आ रही है, यानी ये समझिए किसी ने बी फार्मा कर रखा है, अगर समझ में आ रहा है, अगर किसी ने बी फार्मा कर रखा है तो वो फार्मेसी में हो गया। ऐसे अगर किसी ने किसी भी तरीके से अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन कर रखा, ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है और उसको 18 महीने की क्या है प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है किसी दवा बनाने वाली कंपनी के अंदर, तो वो क्या है एक आदमी हो सकता है जिसके सुपरविज़न में काम किया जा सकता है, ठीक। तो एक आदमी ये हो गया। दूसरा क्या है, ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा कौन आदमी हो सकता है जिसके अंडर में काम किया जा सकता है, तो ये भी कोई क्या है ग्रेजुएट है, किसमें, इन मेडिसिन, और उसके 3 साल की क्या है एक्सपीरियंस है, तो इसके अंडर में भी क्या है काम किया जा सकता है। और किसके अंडर में काम किया जा सकता है, तो वो क्या है, तीसरा एक आदमी और है, ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ठीक है। किसी ने क्या ग्रेजुएशन किया है और साइंस से किया है, तो उसमें क्या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी क्या है उसका मेन सब्जेक्ट अगर है, तो उसको भी क्या है एक मतलब मान लिया उसके अंडर में भी क्या काम किया जा सकता है। या तो फिर उसने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और उसको 3 साल की क्या है एक्सपीरियंस है, 3 साल उसने प्रैक्टिस किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर और टेस्टिंग के अंदर, तो क्या है उसको भी उसके अंडर में भी काम किया जा सकता है। और क्या है, या तो कोई ऐसा बंदा है कि होल्ड एनी फॉरेन क्वालिफिकेशन, या कोई आदमी इंडिया के अंदर तो ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं किया है लेकिन बाहर से कोई उसके पास ऐसा क्वालिफिकेशन है, कोई ऐसी पढ़ाई कर रखी है जिसको क्या है बराबर माना जाता है किसके, जिसको ए बी और सी में बताया ना, जैसे उसने फार्मेसी में कर रखा हो, मेडिसिन में कर रखा हो, तो ए बी सी जो कंडीशन बताई गई है उसके बराबर अगर माना जा रहा है उसको इंडिया के अंदर। और कौन मानेगा, तो जो अपनी लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो अगर उसको उसके बराबर मान लेते हैं तो फिर क्या है उसके अंडर में भी काम किया जा सकता है, उसके लाइसेंस को भी क्या उस आदमी को भी लाइसेंस लेने के लिए लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक आदमी और भी हो सकता है कि 29 जून 1957 से पहले किसी को जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली जो अथॉरिटी है उसने किसी को मान लिया है, किसी को लाइसेंस दे दिया है कि इसके अंडर में भी दवा बनाई जा सकती है, चाहे उसने पढ़ाई की हो चाहे न की हो, चाहे उसका एक्सपीरियंस बेस पे कैसे उसको अगर लाइसेंस दे दिया है तो उसको आज भी क्या इसके लिए क्वालिफाइड माना जाएगा कि उसके अंडर में दवा बनाई जा सकती है, मैन्युफैक्चर की जा सकती है। और अगर प्रीमिसेस के लिए ये समझ रहे हैं कि कोई भी अब जब लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है
तो जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जो फॉर्म है, आपने फॉर्म भर दिया और आपको लाइसेंस दे दिया, नहीं, आप वहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो इस ये नहीं कि इसका मतलब फॉर्म भरते ही आपको परमिशन मिल जाती है, बल्कि फॉर्म भरने के साथ साथ में वो आके आपके प्रीमिसेस को भी देखते हैं, समझ में आ रही बात, और फिर देखते हैं इसमें टेक्निकल स्टाफ है कि नहीं है और उसके अंदर कोई ऐसा बंदा है कि नहीं है जिनके सुपरविज़न में काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो आपको ऐसा बंदा कोई एक दिखाना पड़ेगा, या तो आप खुद हो इस लायक या किसी दूसरे को आप एक ऐसा बंदा दिखाएंगे जिसके अंडर में क्या है ये काम होने जा रहा है, समझ में आ रही, तब आपको परमिशन मिलता है इस कंपनी को चलाने की। वरना आपको देखेंगे कि कोई बंदा नहीं है तो आपको नोटिस देंगे कि आपको ये काम इतने 1 महीने के अंदर करके ये बंदा लेके आना है, या कोई ज़रूरत है जैसे कि मशीन की कमी है तो आपको 1 महीने के अंदर लाना है, कोई इक्विपमेंट की कमी है तो 1 महीने के अंदर लाना है। तो इस तरीके से वो नोटिस देंगे आपको, अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपका वो जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देंगे, समझ में आ रही बात। तो सिर्फ आपके एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि आके वो आपके प्रीमिसेस को भी चेक करते हैं, तब आपको लाइसेंस आगे दिया जाता है। और क्या है इसमें, तो शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 ड्रग्स यूज्ड फॉर एनिमल ट्रीटमेंट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्रेजुएट इन वेटरिनरी साइंस और जनरल साइंस और मेडिसिन और फार्मेसी with an experience of at least 3 years in manufacture and testing of veterinary biological products। ये कह रहा है कि कोई आदमी कोई ऐसी दवा बनाना चाह रहा है शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 की, जो मतलब जानवरों के लिए यूज़ होता है, जानवरों को भी दवाएं दी जाती हैं, यानी आपने पढ़ा होगा ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं शेड्यूल सी के अंदर जो आते हैं, ये वाली दवाएं अगर जानवरों के लिए बनाई जा रही हैं तो उसके लिए क्या है, ऐसा बंदा चाहिए जिसने क्या है वेटरिनरी साइंस में क्या है ग्रेजुएशन कर रखा है। हम लोग जानवरों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, कि उन पर दवाएं कैसे काम करती नहीं करती, जानवरों से रिलेटेड है ये, ठीक। या तो फिर क्या उसने जनरल साइंस में क्या है ग्रेजुएशन कर रखा हो, या मेडिसिन में ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फार्मेसी में उसने क्या ग्रेजुएशन कर रखा हो, और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो किसमें, मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ वेटरिनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और इसमें क्या है, द डिवाइसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 शुड बी मैन्युफैक्चर अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ग्रेजुएट इन फार्मेसी और साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट और शुड पजेज ए डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, केमिकल और प्लास्टिक इंजीनियरिंग। ऐसे ही जो डिवाइसेस अगर बना रहा है कोई कंपनी खोल रहा है डिवाइसेस बनाने के लिए, तो उसके लिए कैसे बंदे होने की ज़रूरत है, तो कह रहा है कि एक आदमी हो जो ग्रेजुएशन किया हो किसमें, फार्मेसी में या साइंस में। साइंस में क्या फिजिक्स उसके पास में रहा हो या केमिस्ट्री रही हो, ठीक है, और या तो माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, ठीक, या तो फिर उसके पास क्या है डिग्री हो, या तो डिप्लोमा हो किसकी, मैकेनिकल की, या तो फिर केमिकल की, या प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, तो उसके अंडर में डिवाइसेस बनाई जाएंगी, ठीक है। और क्या इसमें ध्यान रखना है, तो द लाइसेंसी शुड हैव, सब आसान है, 1-2 बार इसको पढ़ेंगे ना, और एक छोटा छोटा नोट बना लीजिए इसका। द लाइसेंसी शुड हैव एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम। अब ये जो दवा वो बना रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए भी उसके पास मुनासिब जगह होनी चाहिए। और क्या उसको ध्यान रखना है, द लाइसेंसी शुड मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ईच बैच ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो भी वो दवा मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका, और जो उसने टेस्टिंग की है उसकी, दवा बनाने के बाद या रॉ मटेरियल की जो उसने टेस्टिंग की है तो उसका रिकॉर्ड भी उसको रखना है। ये नहीं कि उसको फेंक दिया हो, बल्कि उसका रिकॉर्ड अपने पास उसको रखना है हर बैच का। समझ में आ रही, हर बैच का क्या मतलब है कि एक मरतबा जो दवा बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि वो 10 ग्राम 5 ग्राम दवा बनती होगी, ऐसा क्या बहुत बड़े अमाउंट में दवा को बनाया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या या छोटी छोटी दवाएं बनाई जा रही हों, या समझिए बहुत सारा क्या लिक्विड बना दिया गया सिरप के लिए, अब उसके छोटे छोटे डब्बों में क्या क्या पैक किया जा रहा है। तो एक बार में जो अमाउंट बना है बहुत सारा, मान लीजिए पैरासीटामोल के लिए 2 क्विंटल क्या है पूरा मटेरियल तैयार करके बनाया गया, अब उसको छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, तो ये जो है ना 2 क्विंटल, ये एक बैच है। समझ में आ रही, तो हर बैच का क्या है रिकॉर्ड इनको रखना है अपने पास। और कब तक रखना है, द रिकॉर्ड्स फॉर दोज ड्रग्स विच हैव डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व फॉर ए पीरियड्स ऑफ 2 ईयर्स। जो दवाएं क्या है एक्सपायर हो गई हैं उसको 2 साल के लिए रखना है। वैसे क्या है दवाओं को जो एक्सपायर नहीं हो रही हैं अभी, उनका एक्सपायरी डेट है, तो उनको 5 साल तक क्या है वो रिकॉर्ड में अपने पास रखेगा, उसका सैंपल रखेगा, ठीक। और क्या है द लाइसेंसी शुड अलाउ एन ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर
to inspect the premises, process of manufacture, testing of drug, records required to be maintained under the act and rules। क्या है इसका मतलब? ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंसी है, यानी जिसके नाम से वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने लाइसेंस ले रखा है, तो अगर कोई ऑथोराइज्ड इंस्पेक्टर आता है, यानी ड्रग इंस्पेक्टर आता है दवा वगैरह को चेक करने के लिए, तो उसको इजाज़त देगा, उसको परमिशन देगा कि आके आप चेक कर लो, यानी कि बाहर खड़ा कर देना, हम नहीं घुसने देंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसको फुल परमिशन होनी चाहिए इंस्पेक्टर को कि आके वो चेक कर सके, ठीक है। और दवा जहाँ बन रही है वो भी चेक कर सकता हो, ड्रग को टेस्ट करना चाह रहा है तो उसको भी टेस्ट कर सकता हो। ऐसे अगर वो रिकॉर्ड मांग रहा है कि आपने जो बैच नंबर 222 में जो दवा बनाई थी उसका हमको एक सैंपल दीजिए, समझ में आ रही? चाहे रॉ मटेरियल का मांगे वो, चाहे मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बन चुकी है उसका रिकॉर्ड मांगे, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपके जो हमारा एक्ट और रूल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और क्या है? द लाइसेंसी शुड इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अबाउट एनी चेंजेस इन एक्सपर्ट स्टाफ एंड आल्सो अबाउट एनी मटेरियल चेंज इन द प्लांट और प्रीमिसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। ये कह रहे हैं ऐसे ही जो लाइसेंसी है उसकी ये जिम्मेदारी ये भी है, अगर उसके यहाँ पे कोई एक्सपर्ट स्टाफ चेंज हो रहे हैं जिसके नाम से उसने दिखा रखा है कि जैसे कि मान लीजिए आप उसको दवा बनानी थी, उसने एक आदमी का नाम ले रखा था कि ये क्या ग्रेजुएट है फार्मेसी में, इसके अंडर में ये दवा बन रही है, और उसने उसको बदल दिया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसको क्या है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। ऐसे ही वो दवा बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ कर रहा था या जो मशीनरी जो मशीन वगैरह थी यूज़ कर रहा था, उसको अगर वो बदल रहा है तब भी उसकी भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसलिए कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसने सारी मशीनों को, सारे स्टाफ वगैरह को चेक कर रखा था कि इस काबिल हैं कि नहीं है, इनके अंदर में दवा बन सकती है कि नहीं बन सकती है। अब अगर उसको चेंज कर रहा है तो उनको फिर से दोबारा चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो नई मशीन लाई जा रही है क्या इस लायक है कि इससे दवा सही से बन सकती है, नहीं बन सकती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऐसे नया बंदा स्टाफ के तौर पे लाया जा रहा है तो क्या उसके अंडर में दवाएं बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, उसके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, तो इसलिए क्या है इसकी जिम्मेदारी है लाइसेंसी की कि वो जाके इन्फॉर्म करे। अब उनकी जिम्मेदारी है वो आके चेक करें ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्या ध्यान रखना है लाइसेंसी को, तो ये क्या कह रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मान लीजिए अगर चेक करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, लाइसेंस प्रोवाइड करने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उनको अगर वो कुछ सैंपल मांगते हैं किसी भी बैच से, तो इसकी ये जिम्मेदारी है कि उसका सैंपल देगा जोन से वो मतलब उससे बैच से मांगेंगे और डिमांड करते हैं वो, ठीक। और अगर चाहें तो वो क्या है, अलोंग विद दिस सैंपल फुल डिटेल ऑफ द टेस्ट अप्लाइड बाय हिम शुड बी आल्सो बी प्रोवाइडेड। और अगर ये पूछें कि आपने इस दवा को बनाने के लिए ये टेस्ट किए तो किस तरीके से आपने इस टेस्ट को क्या परफॉर्म किया, कैसे आपने टेस्ट किया, पूरा डिटेल भी अगर मांगे तो आपको पूरा डिटेल क्या है देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। और क्या, द लाइसेंसी शुड नॉट सेल और ऑफर फॉर सेल एनी बैच फ्रॉम विच ए सैंपल हैज़ बीन सप्लाइड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि ऐसा ही मान लीजिए आपने कोई दवा बनाई और उस बैच की एक दो दवा आपने टेस्टिंग के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेज दिया, तो जब तक वहाँ से आपको परमिशन न मिल जाए कि हाँ आप इसको आगे बेच सकते हैं, तब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? वही कह रहे हैं कि आप उसको क्या है सेल नहीं कर सकते, या ऑफ़र फॉर सेल, या सेल करने के लिए आप लोगों को ऑफ़र नहीं दे सकते, बुला नहीं सकते कि आओ देख लो ये दवा ऐसी है ऐसी है, नहीं। जब तक कि आपको वहाँ से परमिशन न मिल जाए कि हाँ आप इसको आगे सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तब तक आप इसको क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ये कंप्लीट हो चुका है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम लोग कुछ और कंडीशंस जो हैं, यानी जैसे कि न्यू ड्रग बनाना है, लोन लाइसेंस लेना है, या तो फिर रीपैकिंग लाइसेंस क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।